माधवी पांडे आपके साथ अपने लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी समस्याओं और कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या सोसाइटी बनाने से जुड़े कानूनी जानकारी देंगे। तमाम पहलुओं की ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अगर आप भी चाहें और इस मसले पर आपका कोई सवाल हो तो आप फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर आपको बता देते हैं 01206127937937, 012061279338। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं या हमारे लीगल एक्सपर्ट से भी किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। रुक करते हैं आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट बबीता झा जी की तरफ। हम चाहते हैं बबीता जी आप बताएं कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है और इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, विस्तार में बताएं। इसका मतलब है कि जब हम कोई लाइक माइंडेड पर्सन मिल के कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसका बेनिफिट सोसाइटी को हो। जरूरी नहीं है कि सोसाइटी एट लार्ज सारी, लेकिन सोसाइटी या उसके किसी सेक्शन को बेनिफिट हो जी। तो उसके लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। पहले भी कुछ थे, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। उनको गवर्नमेंट का कुछ ढांचा होना चाहिए कि उनको कुछ स्टेटस, लीगल स्टेटस मिले, और इसी पर्पज से ये एक्ट पास किया गया था। जी। ये जो वो सोसाइटी जो करना चाहते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल कोई वर्क करना चाहते हैं, उनको एक लीगल स्टेटस देता है कि आप सोसाइटी हो। सोसाइटी का एक अलग नाम होता है, मीन्स आप उस पर्सन से जो कि इसके मेंबर से हैं उससे अलग आप एक एंटिटी हो। पर्सन के इर्द गिर्द अगर कोई सोसाइटी या कोई ग्रुप रहेगा तो उस पर्सन के खत्म होते ही हो सकता है वो खत्म हो जाए वो। तो इसके लिए इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है, जिससे फायदा ये होता है कि अगर लोगों को भी इसे ट्रस्ट होता है और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ट्रस्ट बना रहता है, क्रेडिबिलिटी बनी रहती है सोसाइटी की भी, और गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि इसको जो है संचालन कैसे किया जा रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, इसके जो पैसे वगैरह हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब इस पर गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है और पब्लिक भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसको हेल्प करती है, बट साथ साथ एक लीगल फ्रेमवर्क देकर उसको पर्सन से अलग करने के लिए, लीगल एंटिटी के लिए, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है मैडम। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट की अगर बात की जाए तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आखिर कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं जिनको रजिस्टर किया जा सकता है? जी, अगर मैं ऐसे सेक्शन 20 जो है इसका कुछ ग्रुप बनाता है, कुछ सेक्शंस देते हैं, जैसे कि जो मिलिट्री जो मैन होते हैं उनके जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं, कला के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए, किसी ज्ञान के लिए, या समाज के किसी सेक्शन के लिए, भलाई के लिए काम किया जा सकता है। ऐसे कुछ वहाँ लिस्ट दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ऐसे कोई भी काम जो समाज या इसके सेक्शन की भलाई के लिए है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं है, उससे कहीं ये मतलब डिफर नहीं करता है, उससे डिफर नहीं कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है और लॉ के अकॉर्डिंग ही ये भी काम कर रहा है। ये सेक्शन जो है या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको के तहत आप अगर रजिस्टर्ड है तो भी इलीगल काम तो नहीं कर सकते। तो जो काम लीगल है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, किसी पर्सन के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो सभी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कुछ फाइनेंशियल गेन है तो वो कंपनी में चला जाएगा। अगर फैमिली मेंबर मिलकर करा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो केवल जो है प्रक्रिया में है। लेकिन अगर सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं, इलीगल नहीं है, तो आप ऐसे सारे काम इसमें कर सकते हैं। लेकिन आपको बस बताना पड़ता है इस रजिस्ट्रेशन के टाइम कि आप क्या क्या काम करेंगे। इसके अलावा जो आपने बताया अपने ऑब्जेक्टिव, इससे अगर अलग कुछ काम करते हैं तो वो काम अवैध माना जाएगा, क्योंकि आपने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है गवर्नमेंट को। जी, ठीक है।
और अगर मैम रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? जैसा कि इसका बेसिक पर्पस है कि एक क्लैरिटी देना कि जी हम कौन है, क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये तीन चीजें हैं। तो जो हम कौन है, सबसे पहले देना पड़ेगा सोसाइटी का नाम क्या है, इसका कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सोसाइटी क्या क्या काम करेगी। इस चीज को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कि और इसके मेंबर्स कौन होंगे, ये चार बेसिक। इसका ऑफिस कहाँ होगा, ऑफिस के लिए जो भी प्लेस है उसको इसमें स्पेसिफाई करना होता है। तो ऑफिस वगैरह बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन सोसाइटी का नाम चेंज नहीं हो सकता है। ये चार पांच चीजें वहां पर दिया जाता है, खासकर नाम, ऑब्जेक्टिव, कौन इसके मेंबर्स हैं, ये और उन मेंबर्स के जो आई कार्ड होंगे या आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, सिग्नेचर होते हैं लिस्ट के साथ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ एक लगता है रूल एंड रेगुलेशंस, जहाँ पर ये बताया जाता है कि ये सोसाइटी कैसे रन करेगी। इसमें जैसे इसकी जो मीटिंग कितनी होंगी, क्या फीस लेगा, इसके फाइनेंस कहाँ से आएंगे, इसको गवर्न कौन करेगा, मेंबर कौन बनाया जा सकता है, पनिशमेंट क्या होगा मेंबर अगर इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं तो, और किस कंडीशन में उनको निकाला जा सकता है या कैसे इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। ये डिजॉल्व करने का फ्रेमवर्क तो ये भी बता रहा है, एक्ट भी बता रहा है। जी लेकिन जैसे देश के लिए एक संविधान होता है, वैसे सोसाइटी एक रूल रेगुलेशन अपना बना के बताती है कि हम ऐसे रन करेंगे अपनी संस्था को, उसके अकॉर्डिंग पास किया जाता है, इसको सर्टिफिकेट अलाउ किया जाता है ठीक है मैम, रजिस्ट्रेशन ये का। तो बात हो गई दस्तावेजों की। और आपने बायलॉज को भी मेंशन किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी आपने बात की। तो हम चाहते हैं कि आप ये भी बताएं कि प्रोसीजर क्या फॉलो होता है। जैसे अगर किसी सोसाइटी को रजिस्टर करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किस तरह से एक सोसाइटी रजिस्टर होती है? अगर सोसाइटी रजिस्टर करना है तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो कितने लोग होंगे उनका एक लिस्ट बनाना होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के उनके मेमोरेंडम, रूल रेगुलेशंस, ऑफिस कहाँ होंगे, ऑफिस के जो ऑनर हैं उनका एनओसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वेरीफाई करके इसको प्रॉपर वे में जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड होता है, जनरली सभी में एसडीएम होते हैं, दिल्ली में एसडीएम है, ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जो होते हैं उनको ये दिया जाता है। जी वहां पर वो सारी चीजें देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वो सबसे पहले चेक करते हैं कि इस नाम का कोई और सोसाइटी तो नहीं है। जी तो वो इस वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वेरिफिकेशन के बाद वो देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव में, नेम में या किसी भी तरह की ऐसी चीजें तो नहीं है जो लॉ से डिफर करता है, मतलब कोई ऑफेंसिव चीज नहीं हो, कोई ऑफेंसिव नाम नहीं रख सकते हैं, इस टाइप की चीजें वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो जब देख लेते हैं इस नाम का कोई नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है, तो फिर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। उसके लिए कुछ फीस होता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का हर स्टेट में अलग अलग है, वो नॉमिनल फीस जो भी होता है वो देना होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। जिस दिन से डेट ऑफ इशूइंग जो होता है सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड माना जाता है ये सोसाइटी। जी बबीता जी, आपने अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की थी, तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा ये भी इस पर भी जानकारी दें और प्रकाश डालें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आखिर क्या क्या जानकारियां शामिल की जाती हैं, या क्या क्या ऐसी जानकारियां हैं महत्वपूर्ण जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए? जी, इसमें तो जैसे मैंने बताया और किया जाना नहीं चाहिए, कंपलसरी है करना। मैं उन चीजों को बताती हूँ। पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ में आता है कि मैं इस एसोसिएशन का नाम क्या है, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा इसका ऑफिस कौन सा होगा, जी चौथा इसके मेंबर्स कौन से होंगे, पांचवा कि अगर इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ ऑपरेशन वो जी कहाँ होगा, अगर स्टेट में काम करेंगे, नेशनल लेवल पे काम करेंगे, अगर नेशनल लेवल पर सोसाइटी बनाते हैं तो जो मेंबर्स होंगे, और मेंबर्स की संख्या मिनिमम 7 होनी चाहिए। जी तो वहां पर बाईलॉस ये भी कहता है, एक्ट में नहीं ये मेंशन है, जो बाद में इसके लिए रूल्स बने हैं उसमें मेंशन है कि इसमें अगर नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 7 डिफरेंट स्टेट के मेंबर्स होने चाहिए। तो ये इतनी चीजें तो मेंशन करनी है। जी उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं उनका लिस्ट होगा,
और लिस्ट के अकॉर्डिंग उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये इतनी 5 चीजें कंपलसरी है देना। उसके बाद बाकी जो इसका कैसे ये चलेगा, कैसे रन करेगा, ये जो है वो दूसरे में रूल एंड रेगुलेशन में दिया जाता है। जी, अभी आपने बात किया जैसे रूल्स और रेगुलेशंस की या किस तरह से सोसाइटी रन की जाती है, तो सोसाइटी में कुछ नियम भी रखे जाते हैं। तो जो नियम और उपनियम होते हैं ये आखिर क्या होते हैं और इनका महत्व क्या होता है? किस तरह के नियम उपनियम सोसाइटीज़ में रखे जाते हैं? जी, आपने महत्व की बात की, तो अगर सोसाइटी को कोई रूल नहीं होगा तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का पर्पस है वही सॉल्व नहीं होगा, वही सर्व नहीं हो पाएगा। जी, तो रूल रेगुलेशन सबसे पहले तो गवर्नमेंट को, जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी होता है, उसे पता चलता है कि ये क्या क्या वर्क करेगा। ये तो मेमोरेंडम से पता चल गया, जी, लेकिन कैसे वर्क करेगा, इसका जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो इसमें पता चलता है। जी, अब कुछ चीजें हमारे लॉ में या एक्ट में बताया गया है, जैसे कि कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए 1 साल में। आप चाहे तो इसको कम से कम 2 को कम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी, ऐसे ही है कि आप जो मिनिमम सोर्स होगा, आपके इनकम का सोर्स होगा, किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, वो पैसे आप कहाँ कहाँ से लेंगे। आप क्या मेंबरशिप फीस रखते हैं? अगर कोई फीस नहीं देता है, कोई कितने अटेंडेंस नहीं लगा आता है, अटेंड नहीं करता है मीटिंग में, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? जी, अगर आपका पैसे आते हैं तो उसकी देखभाल कौन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके कितने मेंबर होंगे, गवर्निंग बॉडी में कौन कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे, और किन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कहीं कुछ गलत हो, उस चीज को पनिश किया जाए, उसको रिस्पॉन्सिबल बताया जाए। जी, इसलिए पूरे डिटेल में दिया जाता है कि इसकी मीटिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, कितने पैसे लिए जाएंगे, और फिर ये जो भी इनकम है, और इसको कौन ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन चीजों के लिए। ठीक है, काम के अलावा जो भी है, फिर इलेक्शन कैसे होगा इसका। जी, और इसमें जब वो इलेक्शन होना जरूरी है, इलेक्शन अगर नहीं करवाती है तो फिर कोर्ट उसको डायरेक्शन भी दे सकता है कि आप, सोसाइटी को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इलेक्शन करवाओ। जी, इलेक्शन आप कितने साल में करेंगे, ये सारा डिटेल उसमें दिया रहता है कि अगर, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह हो जाती है। अगर कोई चाहे तो इसको मांगा जा सकता है कि आप हमें दिखाओ कि आपके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। जी, गवर्नमेंट भी मांग सकती है, मेंबर्स भी मांग सकते हैं, और आरटीआई से भी इसे लिया जा सकता है अगर गवर्नमेंट एडेड है तो। ठीक, तो ये ठीक है, क्लैरिटी लाता है, और हर किसी को पता रहता है, मेंबर्स को भी पता रहता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जी, कि अगर मैं इस सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेंबरशिप फीस देना है, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ जी, लोग कहते हैं जैसे कोई इलीगल काम में हो तो उसको हम अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। जी, तो ये चीज मुझे भी पता होना चाहिए एज ए मेंबर कि मेरी क्या ऐसा काम करूंगी तो मुझे यहाँ से हटाया जा सकता है। तो इसका मेन पर्पस जो है रजिस्ट्रेशन का और रूल रेगुलेशंस का यही है, और ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, इसके बिना नहीं रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जी। हम बात कर रहे हैं सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट या सोसाइटी से जुड़े कानूनों के बारे में। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता बबीता झा जी। चलते हैं बबीता झा जी की तरफ। हम चाहते हैं बबीता जी आप बताएं कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी के आखिर क्या अधिकार आते हैं या उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके पावर्स में क्या आता है? सोसाइटी के जो पावर्स की हम बात करते हैं तो इसको जी, मैं 2 कैटेगरी में रखूंगी। एक कैटेगरी को टुवर्ड सोसाइटी जी, जो है उसको क्या वो पावर है, क्या क्या कर सकती है। जी, और दूसरी जो कैटेगरी है कि वो अपने अंदर जो है इंटरनल लेवल पे क्या कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको काम करने के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए उसको कुछ पावर्स तो चाहिए, जी, कुछ प्रोसीजर तो चाहिए। तो उसके लिए तो फर्स्ट तो है कि अगर मैं सोसाइटी के लेवल पर देखूं तो ये जी, इसकी सेपरेट एंटिटी हो जाती है, लीगल पर्सन हो जाता है ये। जी, इसको ये चाहे तो किसी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, बैंक अकाउंट होल्ड कर सकता है, ये किसी को केस कर सकता है और इस पर केस किया भी जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये लीगल पर्सन है जी, इसलिए। जी, सोसाइटी के नाम से ये कर सकता है। तो ये एक पर्सन के जो राइट होते हैं कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर इसको मिल जाते हैं। जी, एक इसका बेनिफिट ये होता है। जी, और दूसरा जो इसका पावर्स होते हैं कि अपने जो ऑपरेशन के लिए है वो प्रोसीजर बना सकता है, और डे टू डे लाइफ के लिए जो भी होते हैं उसके काम उसको अपना कर सकता है। ये मेंबर किसको लेना है, किसको एग्जिट करना है, अकॉर्डिंग टू उसका मेमोरेंडम ये डिसाइड कर सकता है। और
ये जैसे प्रॉपर्टी डोनेशन में या किसी तरह पैसे ले सकता है, लेकिन ये कंडीशन है कि लॉ इसको ऑडिट करवाने के लिए करता है। जो भी कंडीशंस हैं लीगल, उसको इसको कंप्लायंस करना पड़ेगा। लेकिन कंप्लायंस के साथ इसके जो पावर्स हैं वो कर सकता है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सकता है, पर्सन की तरह ही सब कुछ कर सकता है। बस एकमात्र एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है, कोई ऐसा अपराध है जो कि जो प्राकृतिक पर्सन है उसके द्वारा किया जा सकता है, उसके लिए और सोसाइटी को लायबल नहीं बनाया जा सकता है। अदरवाइज अदर जो अपराध है उसके लिए इसको लायबल बनाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर ये एक पर्सन की तरह इसको अलग से राइट होल्ड करता है ये। और कुछ चीजें होती हैं जहाँ पर कि इसको अपना जो इसके मेंबर्स होते हैं उसके बहुमत से, कुछ जगह मेंशन है कि 2/3 मतलब 60%, कहीं 75% बहुमत से ये डिसीजन ले सकता है। ठीक जी, तो इसका सबसे बड़ा पावर यही है कि एज ए पर्सन इस सारे राइट होल्ड करता है, ये सारे पावर्स हैं इसके पास। ठीक है, अगर सोसाइटी के प्रबंधन या प्रशासन की बात की जाए तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होता है और किस तरह से मैनेज की जाती है सोसाइटी? इसके लिए जो सोसाइटी के जो मैनेजमेंट होता है उसको गवर्निंग बॉडी नाम दिया गया है इसमें जी। उसको, और इसके जो हेड होते हैं प्रेसिडेंट नाम दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट हो सकते हैं और या उसके लिए आप जो भी चाहे नाम दे, लेकिन गवर्निंग बॉडी नाम दिया गया है। मैनेजमेंट कमेटी नाम दे सकते हैं, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे इक्वल है लेकिन सिमिलर है, सेम नहीं है जी। उस टाइप से ये गवर्निंग बॉडी है। वो बॉडी इसके जो मेन डिसीजन है वो लेता है। उसमें जो 4 पोस्ट तो जरूरी है, एक प्रेसिडेंट या उसको चेयरमैन कहें या प्रेसिडेंट कहें, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ट्रेजरर। ये 4 कंपल्सरी हैं जो कि होने ही चाहिए जी। इनके पावर क्या होंगे कुछ तो रूल में मेंशन ही होता है ऑलरेडी जी, कुछ लॉ में भी मेंशन है, लेकिन इन चारों का पोस्ट होता है और इसमें से एक इलेक्शन कमेटी के रूप में भी काम आ सकते हैं। जैसे इलेक्शन टाइम में यही कमेटी जो गवर्निंग बॉडी है इलेक्शन कमेटी में कन्वर्ट हो जाती है या अपने में से कुछ मेंबर सेलेक्ट भी कर सकती है जी। तो मेन रूप से जो गवर्निंग बॉडी सबसे पावरफुल होती है, ये अपने काम को डेलीगेट कर सकती है जी। तो जैसे कि अब स्टेट लेवल पे बनाना है, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस टाइप का बनाना है, या किसी स्पेशल काम के लिए, मीडिया प्रभार के लिए या किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए कोई अलग विंग बना सकती है, लेकिन इसकी सुप्रीम अथॉरिटी जो होगी ये गवर्निंग बॉडी ही होगी और इसके वही मेंबर्स होंगे जिनका रजिस्ट्रार के पास जिनकी लिस्ट है और जब भी ये नए इलेक्टेड होंगे तो उनको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है मैडम। तो अगर हम बात करें कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर सोसाइटी के वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके लिए कुछ प्रावधान होंगे, आखिर क्या प्रावधान है इसके लिए? इसके लिए प्रावधान जो है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि गवर्नमेंट जो है टैक्स में भी रिबेट देती है जी, अलग तरह से हेल्प करती है, पावर देती है, तो इसका मिसयूज होने के भी चांसेस हैं कि लोगों से हम कलेक्ट कर ले पैसे पब्लिक बेनिफिट के नाम पर, उसका मिसयूज कर सकते हैं जी। ये सोसाइटी भी कर सकती है और सोसाइटी का कोई स्पेसिफिक मेंबर भी कर सकते हैं जी। तो एक लेवल पर तो है कि सोसाइटी को खुद अपना इंटरनल मैनेज करना है कि उसके सोर्स क्या है। इसके लिए कुछ जो नियम कानून है वो है कि उसके पैसे के जितने भी लेन देन होते हैं एक फाइनेंशियल में जी, उसको सबको एक वेल डॉक्यूमेंटेड करके रखना होता है। उसके बाद ऑडिट भी कराना होता है किसी सीए से जो प्रोफेशनल सीए होते हैं और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास दिया जाता है जी। बैंक अकाउंट तो है ही, अकाउंट डिटेल भी देना पड़ता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जिसमें एक्ट बना था उसमें तो इतने पैन वगैरह इस रूप में नहीं थे, लेकिन अब पैन चूंकि लिया जाता है टाइम टू टाइम जो रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है जी। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके जितने भी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, उसके बारे में जब भी आपके मेंबर मांगे या मेंबर के सामने ही रखा जाता है, वो पास कराना होता है। और अगर गवर्नमेंट मांगती है, आपने ऑडिट करवा लिया है इंटरनल, गवर्नमेंट को दे दिया है जी, लेकिन अगर रजिस्ट्रार को कभी भी लगे कि आपके इसमें कुछ भी छुपाया गया है या कुछ भी मिस्टेक है तो फिर से ऑडिट करा सकता है इंडिपेंडेंटली या आपको कोई डायरेक्शन दे सकता है।
तो उसको दोनों, एक तो इंटरनल लेवल पे मैनेज करना होता है और हर साल इसका जो डिटेल्स होता है वो रजिस्ट्रार को देना कंपल्सरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। ठीक है मैडम, अभी हम बात कर रहे थे वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आपने ऑडिट का भी जिक्र किया है। तो अगर सोसाइटी के वार्षिक लेखा या ऑडिट की बात की जाए तो इसको लेकर के आखिर किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं? सोसाइटी का ऑडिट कंपल्सरी है करवाना जी सोसाइटी को, जो कि ट्रस्ट से ज्यादा पावर दिया गया है, इसकी जो लायबिलिटी भी है थोड़ा ज्यादा है। जी और ये ऑडिट, जैसा मैंने बताया कि आपको खुद से तो ऑडिट करवाना ही है। जी अगर कहा जाता है कहीं कुछ ये मिलता है कि कहीं कुछ कमी है इसमें, जी तो उसके लिए ये रजिस्ट्रार के कहने पर भी किया जा सकता है, रजिस्ट्रार भी कर सकता है। और अगर सपोज कि कंपनी को, सोसाइटी को पता नहीं है, लेकिन उसका किसी मेंबर ने अगर किया है, कुछ भी धांधली किया है, गलत तरीके से पैसा विड्रॉ किया है, उसका मिसयूज किया है, या ऐसा कोई तरीका है जो उसने पैसे लिए तो है लेकिन उसका जो एस्टिमेट है, जो फाइनेंशियल में उसको नहीं आ पाया है, जी इस कंडीशन में जो सोसाइटी को पता चलता है, सोसाइटी अपने मेंबर को खुद भी के अगेंस्ट खुद भी ले सकती है एक्शन। जैसे एक्शन में आ जाएगा मेंबर को निकालना, उसे जुर्माना लगाना, या कुछ टाइम के लिए उस पर प्रतिबंध लगाना, इवन कि किसी किसी केस में रिकवरी तक किया जा सकता है। मेंबर से भी किया जा सकता है और सोसाइटी से भी किया जा सकता है, और ये कोर्ट के थ्रू किया जा सकता है। जी तो हमसे सब ऑडिट का पर्पस यही है कि पूरा डिटेल गवर्नमेंट के पास भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जी मैम, आप कुछ पूछ रही थी। जी वक्त हो चला है, हम इस प्रोग्राम पे आज के लिए विराम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और सभी ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आप देख रहे थे हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता बबीता झा जी को, जो कि आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही थी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर सोसाइटी के कानूनों के बारे में। आप भी चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।